हमारे दौर में जो है ना विलन होता था ना उससे शदीद नफरत ही होती थी। आजकल आप बच्चों से पूछे ना कि तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन है, मतलब डिफरेंट ये कॉमिक्स और मूवीज और एनिमीज में, तो वो विलन का नाम लेंगे। अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है इस दौर के अंदर कि जो बंदा पावरफुल है, रिगार्डलेस ऑफ वो पावर उसने किस तरीके से एक्वायर की है, ही इज वर्चुअस, ही इज समवन टू बी ग्लैमर्ड. Literally, people when they are watching that character, they actually go so deep into the character कि वो अपने आप को अज्यूम करने लगते हैं कि ये ज्यादतियां तो मेरे साथ भी हुई हैं। डू नॉट थिंक ऑफ योर सेल्फ कि क्या आप इतने कमज़ोर हो मेंटली कि जो भी ट्रेंड आए उसको फ़ौरन फॉलो कर दो। क्या दिमाग आपका इतना कमज़ोर है? आर यू सो वीक? हर वो विलन जो किसी न किसी लेवल के ऊपर चीज़ों को ग्लोरीफाई करेगा, ग्लैमराइज करेगा, इसी तरीके से मटेरियल दिखाएगा, वो लोगों की अल्टीमेटली डिज़ायर को चूंकि वो एक रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमेशा किसी न किसी लेवल पे सिंपैथी अपने लिए ले जाएगा, क्रिएट कर लेगा. You are not able to resist these simple trends. How will you be able to resist a system which has everything to offer? यानी दज्जाल जो है, he will have everything to offer. तो what have you done to prepare yourself? हमास भाई, पोस्ट मॉडर्निज्म एंड द कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, आर दीज टू सिनोनिमस? बिल्कुल। देखें, पोस्ट मॉडर्निज़म जो है वो क्या करता है, वो चीज़ों की एक अल्टीमेट किस्म की रिडक्टिव ब्रेकडाउन को कहते हैं, ठीक है। यानी हर चीज़ को ना एक मैकेनिकल एलिमेंट्स के अंदर तोड़ तोड़ के ना उसको करना कि अगर हम इस छोटे छोटे पीसेस को अगर हम समझ लेंगे तो जो है ना हमें पूरी चीज़ की समझ आ जाएगी। लेकिन मसला ये है कि लोग इसी मैकेनिस्टिक पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकिंग के अंदर जो है ना क्या करते हैं कि इस रिड्यूस थिंकिंग के अंदर वो बड़ी पिक्चर भूल जाते हैं। और बड़ी पिक्चर इज़ नेसेसरी फॉर अ होलिस्टिक एंड क्लियर माइंड। तो ऑब्वियसली एक कन्फ्यूजन पैदा होगी, एक एक्सेसिव किस्म की कन्फ्यूजन पैदा होगी जब आप जो है बिल्कुल इसको एक अबेंडन करते हैं होलिज्म को। मैं इसकी एग्जांपल मैं मुगीरा भाई इसलिए भी ये सवाल यहाँ से शुरू किया बिकॉज व्हेन आई लुक एट पोस्ट मॉडर्निज्म एरा, I see confused theories and confused state of mind and people are lost and you know धज्जियाँ उड़ गई हर चीज़ की। what is morality और स्टैंडर्ड क्या है जिस पे आपने चलना है, व्हाट इज़ एथिक्स, मतलब एवरीथिंग सीम्स सो कंफ्यूज इन द पोस्ट मॉडर्निज्म एरा। अच्छा अली भाई, मैं ना इसमें थोड़ा सा एक आपकी इस बात को मज़ीद कॉन्टेक्चुअलाइज करता हूँ। जैसे हमास पे ने तो टेक्निकल चीज़ एस्पेक्ट से बताया। बेसिकली जो आपका प्री मॉडर्निस्ट एरा है ना, बेसिकली हम 3 एराज को डिफ़ाइन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। एक है प्री मॉडर्निस्ट एरा, और एक मॉडर्निस्ट एरा है, और एक पोस्ट मॉडर्निस्ट एरा, ठीक है। जो प्री मॉडर्निस्ट एरा था ना, उसके अंदर बेसिकली वही वाली बात अली, जैसे हमास भाई ने कहा कि हाउ डू वी डिफ़ाइन थिंग्स। तो किसको हक है, किसके पास लेजिटिमेसी है कि वो चीज़ों को डिफ़ाइन करे, बताए ये चीज़ है, ठीक है। तो प्री मॉडर्न एरा के अंदर बेसिकली इस चीज़ का हक जो था ना, वो प्राइमरीली रिलीजन के पास था, यानी सुपर नेचुरल एलिमेंट हमेशा उसमें इन्वॉल्व रहा, और वो यानी ये प्राइमरी एक सोर्स था। उसके बाद आपका जो मॉडर्निस्ट एरा है ना, वहाँ पे प्राइमरली शिफ्ट हुआ फ्रॉम रिलीजन टू बेसिकली साइंस, ठीक है ना, कि साइंस जो है जो बताएगा, जो कहेगा, वही एक्चुअली या ह्यूमन रैशनैलिटी या लॉजिक, ठीक है ना, वो जो डिफ़ाइन करेगी जिस चीज़ को, वो डिफ़ाइन करेगी ख़ासतौर पे साइंस को। क्योंकि साइंस जब तक थी, ये साइंस को जब हमने सोर्स बनाया, तब तक भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिविटी लेवल पाई जाती थी, लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिविज्म पाया जाता था। लेकिन फिर पोस्ट मॉडर्न एरा के अंदर इवन साइंस से भी ये चीज़ ले ली गई और इसको फ्लूइड बना दिया गया कि हर चीज़ फ्लूइड है, और उसके अंदर किस तरीके से फ्लूइड बनाया गया कि रिड्यूस किया गया मैकेनिकल पर्सपेक्टिव। यानी मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ नॉलेज, अब ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब यू डोंट इवन नीड टू डिफाइन। अल-मारूफ ला युअर्रफ, अरबी ज़ुबान में ये प्रोवर्ब भी है कि जो चीज़ बहुत मारूफ है उसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं। जब मैं लफ्ज़ नॉलेज को बोलता हूँ तो आप जो है ना वो समझ जाते हैं क्या मतलब है। अब मैं लेकिन अगर मैं पूछूं कि जी इसको ब्रेक डाउन करें ज़रा, टाइप्स ऑफ नॉलेज, फिर उसके बाद उस नॉलेज की कैटेगरीज क्या हैं, वो किस तरह की है, फिर स्किल और नॉलेज में क्या फ़र्क है, जब आप इस तरह की डिस्कशंस में जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि उसका जो पूरा आइडिया है ना, वो इंतहाई जो है ना वो वॉलेटाइल हो जाएगा। हाँ, वॉलेटाइल हो जाएगा, एक बहुत ज़्यादा फ्लूइड हो जाएगा, टू दी एक्सटेंट कि उन्होंने हर एस्टैब्लिश्ड जो हमारे यहाँ एक ट्रूथ जिसको कंसिडर किया जाता था एक ज़माने में, यूनिवर्सल ट्रूथ, उनको भी चैलेंज करना शुरू कर दिया। यानी यहाँ तक कि जेंडर्स को, ऐसी चीज़ें जो एक ज़माने में बायोलॉजिकल बेसिस के ऊपर इस्टेब्लिश थी। यानी मॉडर्निज्म ने कहा ना तो कि इंसान को डिफ़ाइन करेगी बायोलॉजी, फॉर एग्जांपल। पोस्ट मॉडर्निज्म ने कहा नहीं, इस्लाम यानी इवन बायोलॉजी भी नहीं डिफ़ाइन कर सकती। और अब ये जो है सोशल कंस्ट्रक्ट है, हर चीज़ जो है ना वो इंसान या फिर वो कॉन्टेक्स्ट या सोशल सोसाइटी जो है किसी न किसी लेवल पे उसको डिफाइन करे, टू द एक्सटेंट दैट दे हैव स्विफ्टेड
एंड चेंज दी होल आइडियाज़। तो बहुत से ऐसे चीज़ें जिनको एक ज़माने में हम बुरा समझते थे, अब हम उनको बुरा नहीं कह सकते। अच्छा कहें या ना कहें, हाँ। अच्छा कहें या ना कहें, लेकिन हम उसको बुरा नहीं कह बुरा सकते। नहीं कह सकते। तो दैट्स फाइन। और हर चीज़ का सब्जेक्टिव है। एक बंदा आपके लिए नोबल हो सकता है, मेरे लिए ईवल हो सकता है। एक बंदा मेरे लिए ईवल हो सकता है, आपके लिए नोबल हो सकता ये है। मुहीरा भाई की बड़ी अच्छी मिसाल है। जो सबसे एविडेंट इस चीज़ में मामला है ना, वो जेंडर वाला है। क्योंकि देखें, जेंडर को अगर एक हद तक आप बायोलॉजी से डिफाइन कर रहे थे, ठीक है, लेकिन जब वो भी आगे पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या हुआ कि उसको भी वो इवन बायोलॉजी को भी जो है ना वो कंफ्यूज करने के उस सिचुएशन में आ गए, टू द लेवल के अब बंदा क्या सोचता है, वो इसी बारे में वापस आने की कोशिश करता है। हम कहते हैं यार चल कम से कम मॉडर्निज्म पे तो आ जाओ, साइंस से ही डिफाइन कर लो। एग्जैक्टली, यानी कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ऑब्जेक्टिव तो लाओ ना, क्राइटेरिया तो हर लाओ। चीज सब्जेक्टिव बना दी। सब्जेक्टिविटी आ गई। मोरल्स और एथिक्स आपके सब्जेक्टिव हो गए ना। बिल्कुल ऐसी है। तो ये जो कंज्यूमरिज्म है, ऑब्वियसली ये भी एक ब्रेन चाइल्ड ही कह लें, ये सारी मॉडर्निस्ट वर्ल्ड का। और पोस्ट मॉडर्निज्म में जो जिस लेवल पे ये गया हुआ है कंज्यूमरिज्म, और ऑब्वियसली व्हेन दे वांट कंज्यूमर्स एंड दे वांट देयर गुड्स टू बी सोल्ड, बिकॉज कंज्यूमरिज्म एट द एंड ऑफ द डे ये है ना कि एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ गुड्स इज हेल्दी फॉर द इंडिविजुअल्स, यानी इससे हैप्पीनेस बढ़ती है। बेसिकली कंज्यूमरिज्म के पीछे ये पूरी जो है ना वो आइडियोलॉजी है। इसमें भी आप देखें कि सिर्फ ये चीज़ देखी गई कि वट एवर मेक्स यू हैप्पी और गिव्स यू प्लेजर और वट एवर यू नो हिट्स योर डोपामीन सेंटर्स शुड बी सोल्ड, शुड बी प्रोपेगेटेड। इसीलिए आप देखें कि कंज्यूमरिज्म से रिलेटेड जो थ्योरीज हैं वो मूवीज़, टीवी सीरीज़, एडवर्टीजमेंट, हर चीज़ में जब आने लगी तो लोगों के कॉन्सेप्ट्स बहुत डिस्टॉर्ट हुए एंड पीपल स्टार्टेड टू थिंक इन दीज टर्म्स कि यार एज लॉन्ग एज ये चीज़ अट्रैक्टिव है, कूल है और ट्रेंडी है और प्लेजर दे रही है, सो कॉल्ड प्लेजर, डोपामीन प्लेजर, तो आई थिंक कि आई शुड गो फॉर इट। क्या ख्याल है? ऐसे ही देखिए, मॉडर्निज्म की ना एक बड़ी यूनिक कैपेबिलिटी क्या है कि हर बंदा उसको एक्चुअली में डिफ़ाइन नहीं कर पाता, लेकिन आइडेंटिफाई ज़रूर कर पाता। और वो जो उसकी आइडेंटिफिकेशन फीचर्स हैं ना, आप देखोगे जैसे कि वो फैशन शो पे जब कि वो जो आती हैं जिसमें उन्होंने अजीब अजीब किस्म के जो है कपड़े पहने होते हैं, टू आइडिया टू बी यूनिक, टू बी डिफरेंट, टू बी मतलब यानी वो हर चीज़ जो है ना वो जिसका रिलेशन आप एक कंज्यूमर एलिमेंट के साथ भी ऐड कर सकते हैं, वो उसको एक आइडेंटिफिकेशन फीचर देता है कि ये मॉडर्न है कोई चीज़, ठीक है, और उसको मटेरियलाइज करता है। और उससे जो है ना आप उसका कोई ना कोई ताल्लुक जोड़ दें किसी भी प्रोडक्ट के साथ, तो आप जो है ना वो यू कैन मेक मनी ऑफ इट। अरे भाई, पहले ना नीड्स क्रिएट की जाती थी। कहते थे कंज्यूमरिज्म के अंदर ना नीड क्रिएट की जाती है। अब तो इवन वांट्स क्रिएट की जा रही है ना। यानी नीड्स तो उससे बहुत आगे बात चल गई है। यानी एक ज़माने में वो चीज़ें जो हमारे यहाँ नीड्स नहीं थी उनको नीड बनाया गया, लेकिन अब तो बहुत क्लियरली ये है कि ऐसी चीज़ें जिनको हमें क्लियरली पता है कि यार इनका मेरी ज़िंदगी में किसी खुशी के साथ, किसी गमी के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है, इट्स जस्ट हैव्स। यानी जिसकी पोजेशन एक मैटर करती है। एनीथिंग दैट इज पोजेस्ड, दैट इज द ओनली एग्जिस्टेंशियल यानी वैल्यू इट हैज। अब लोग वो कि वो डालते मेरे हैं ना पास कि है। इस चीज़ का होना किसी के पास ह्यूमन राइट होना चाहिए, ह्यूमन राइट, दिस इज अ ह्यूमन राइट, मतलब होना फलानी चाहिए, चीज़- वेदर मुझे उससे प्लेजर मिलता है, मेरी ज़रूरत है कि इट डजंट मैटर। तो आप देखें कि हमारे यहाँ ये जो क्लटरिंग का एक कॉन्सेप्ट है कि अपने घर, यानी आप मुझे बताएं आजकल के किसी मॉडर्निस्ट घर में जाएं, कितना क्लटर होता है, यानी कितनी चीज़ें हैं। सही। चाइना को देख लें आप, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। नॉट टू यानी कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी की बेहतरीन मिसाल है। आप टीमू के ऊपर या इस तरीके से अली बाबा के ऊपर हर वो चीज़ जो आपके जहन में आती है यार इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए, आप सर्च करें। चाइना ने वो प्रोडक्ट बनाया होता है, चाहे वो छोटा सा हो। और लिटरली चाइनीज़ इवन जो एड्स हैं अगर आप देखें तो उनकी हर चीज़, यानी जूता साफ़ करना नीचे से, वो आपने अगर कारपेट पे जूता लेके जाना तो वो नीचे एक मैट, वो एक प्लास्टिक आ जाता है। अगर आपने इवन मैंने देख रहा था पिछले दिनों एक ऐड आया हुआ था कि एक मशीन है कि आप बाथरूम में अगर गए हैं तो आपने वक्ती तौर पे मोबाइल रखना है, तो एक मशीन होती है, उसको बटन दबाते हैं, उसके अंदर चली जाती है वो, उसमें चार्ज भी होना शुरू होता है फ़ोन, और उसके बाद बटन दबाते हैं फ़ोन बाहर निकल आता है। मतलब बाथरूम के अंदर अब ये चीज़, यानी इट डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद माय वेल बीइंग, क्या मेरी इसकी ज़रूरत है, बिल्कुल, इट डजंट मैटर, बट व्हाट मैटर्स इज कि इसकी एग्जिस्टेंशियल वैल्यू ये है कि आई शुड हैव इट बिकॉज़ पीपल आर हैविंग इट। और इसके पीछे वो एक कंज्यूमरिज्म की है कि यू शुड बी यूनिक, यू शुड बी ट्रेंडी Yes. एंड यू शुड लुक ग्लैमरस। अब इससे मैं अब दोनों पुराने से घरों में देखें क्या होते थे, बिल्कुल कुछ बर्तन ही नहीं यार, 3-4 चीज़ें होती थी, बाकी सब घर कमरा खाली होता था, खुले खुले घर होते थे। अब देखिए ये जो हम बात करें ना, दिस लेड टू इवन द जो मूवीज़ में विलेंस के कैरेक्टर्स होते हैं, एनिमेज आजकल बहुत फेमस हैं हमारे बच्चों में, तो आप नोट करें कि उनमें जो अब के विलन्स हैं ना, पोस्ट मॉडर्न उनको मैं विलन्स कहूँगा। हमारे दौर में जो ना विलन होता था ना, उससे शदीद नफरत ही होती थी, बुरा होता था। उसको हम विलन ही कंसिडर करते थे और उसको हम बुरा ही कंसिडर करते थे और कोई मॉरल लेसन लेते थे।
आजकल आप बच्चों से पूछे ना कि तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन है, मतलब डिफरेंट ये कॉमिक्स और मूवीज और एनिमीज में, तो वो विलन का नाम लेंगे। जैसे सबसे बड़ी मिसाल जोकर, यानी जोकर इज अ वेरी फेमस कैरेक्टर अमंग्स द जेन जी। ये पता नहीं चलता बैटमैन हीरो है जोकर हीरो है। एग्जैक्टली। डॉन मूवी देख लें हमारे यहाँ, यानी वो इसकी बड़ी ज़बरदस्त मिसाल ना, जब नोलन का बैटमैन आया था ना, उनकी जो मूवीज़ आई थी उसके अंदर स्पेशली ये किया गया था कि अगर आप पूरी मूवी को गौर करें ना, तो बैटमैन का एक डायलॉग टाइम, स्क्रीन टाइम, वो है भी लिमिटेड, बिल्कुल। ठीक है ना। और विलन्स की जो डेवलपमेंट है, आर्क है, और उसकी जो डिज़ाइन है, उसकी जो पीछे जो सारी म्यूज़िक और वो सारा जो एलिमेंट है, वो उसको एक स्पेशल स्टेटस Extensive. देता है। हाँ, यस। टू द पॉइंट जब वो एक एक्ट करता है ना, हीरो अगर एक एक्ट करता है, डिफेंसिव एक्ट करता है, तो आप अपने जेन में पूरी लॉजिक नहीं बिठा सकते, लेकिन उस जो स्टेटमेंट, उसकी जो फिलॉसफी है, वो बिल्कुल क्लियर कट वो बताता है कि आई एम डूइंग दिस, और मैं ये करना चाहता हूँ, लोगों के अंदर ये करना, मतलब वो सारी की सारी बिल्कुल लेड आउट विद क्लियर और वो वर्ड्स बड़ी एंड डीप एवरीथिंग। होती है, बड़ी फिलोसॉफिकल होती है, एज इफ इट कैरीज अ मीनिंग विद इन इटसेल्फ। और जो डायलॉग्स होते हैं ना, यानी बहुत दे powerful दे होते आर हैं। डिजाइंड, यस, पावरफुल, एंड दे आर डिजाइंड टू एक्चुअली ट्रिगर योर ट्रॉमा। Literally, people when they are watching that character, they actually go so deep into the character कि वो अपने आप को assume करने लगते हैं कि ये ज्यादतियां तो मेरे साथ भी हुई हैं। इवन वो हम देखते हैं कि बहुत सी जगह पे जो विलन है वो हीरो को बकायदा जो उसको सोचने पर मजबूर कर देता है, यार ये वाकई ये तो बात बहुत उसके पास कोई दफा जवाब नहीं होता, हाँ, लेकिन वो अपनी एक सिर्फ नेचुरल इंस्टिंक्ट के ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहा होता है कि नहीं यार ये जस्टिस है तो मैंने करना है। बार लॉजिकली, फिलोसॉफिकली, आइडियोलॉजिकली हर एतबार से वो बंदा जो है ना हावी हो जाता है। अली भाई, इस पॉइंट पे ना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं ना एक बच्चे से काउंसलिंग केस में डील कर रहा था। अब वो ये है कि वो बच्चा था, मतलब यानी इट वाज लिटरली लाइक 16 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं कि वो ना बहुत ज़्यादा मूवीज़ और इन्फ्लुएंस और हर बात में ना वो मिसाल देता था किसी मूवी और उसकी, ठीक है ना। तो मतलब यानी वो काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ों से इन्फ्लुएंस था, उनके मोरल से, उनके आइडिया से, और स्पेशली वो एनिमे का वॉचर भी था, ठीक है। और एनिमे मैंने देखा कि जिस किस्म के एनिमे दे रहा था ना, उसमें ये पावर फैंटेसी, और उसके जो कैरेक्टर है उसके साथ पहले ट्रेजेडी हुई होती है, और फिर उसके पास एक पावर आ जाती है, और फिर उस पावर को यूटिलाइज करता यानी है, और बुलीड हुआ होता है, हाँ, उसके बाद ही और वो becomes a उसमें सुपर हीरो। अच्छा, टेक्निकली अगर मैंने गौर किया ना उसकी जो पर्सनल लाइफ में, मैं उससे पूछा कि तुम्हारे साथ किधर बुलिंग हुई है, क्या बुलिंग हुई है, तो एज सच उसके साथ उतना बुलिंग नहीं हुई थी। लेकिन ये है कि कोई छोटा मोटा भी जो डिसिप्लिनरी एक्शन लेते थे उसके पेरेंट्स उसके अगेंस्ट, वो उसको उतना इंटेंसिफाई करता था अपने माइंड के अंदर, और उसके साथ मूवी के साथ रिलेट करके या एनिमे के साथ रिलेट करके ना, उसको अपने आप को उसने खुद एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के अंदर डाल दिया, और वो खुद भी अपनी लाइफ से बिल्कुल डिससेटिस्फाइड हुआ यानी हुआ था। हाइपर रियलिटी में रहने लगा। हाइपर रियलिटी की वजह से उन्होंने ऐसा किया कि इवन छोटा सा भी मसला, यानी पेरेंट्स ने तो डिसिप्लिन करना है अपने चाइल्ड को, या उसके उनके रिस्पेक्ट, वो सारी रिस्पेक्ट साइड पे लाइन की उसने, और अपने पेरेंट्स को ही वो विलन का करेक्टर, और कह रहा है कि आई एम द विक्टिम, ठीक है ना। वो जो विक्टिम मेंटेलिटी है, ही एब्जॉर्ब्ड विद इन हिमसेल्फ। ये सॉरी, मैं हाइपर फैंटेसी कहना चाह रहा था। मुगीरा भाई, हमास भी मैं इसको ऐसे भी देखता हूँ, क्योंकि मैं इस टॉपिक पे बात भी करता रहता हूँ। जो कुर्ब क़यामत के हवाले से हदीस है, हमने भी कई बार डिस्कस की है, फितनों के हवाले से, और फितना दज्जाल के हवाले से पर्टिकुलरली, कि डेफिनेटली वो दौर ऐसा है कि इसको मैं कहूँगा इंटेलेक्चुअल पैरालिसिस, यानी ह्यूमैनिटी पे एक इंटेलेक्चुअल पैरालिसिस होगा, एंड पीपल विल नॉट केयर अबाउट व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, और मॉरल रिलेटिविज्म की तरफ भी इशारा मिलता है। एक हदीस में आपने कोट की थी एक बार कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि आई थिंक तू रजुल फितनु अलल क़ुलूबि कल हसीरी उदन उदा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये हदीस आपने ही कोट की थी, और इससे आपने समझाया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरफ इशारा किया है कि फितने लोगों के दिलों पे इस तरह प्रेजेंट किए जाएंगे, ला और जो यारिफु मारूफन वला युनकिरु हाँ, मुनकरन ना इल्ला नफ्सह अच्छाई अच्छाई रहेगी, ना वो बुराई को बुराई समझेगा, इल्ला मा उशरिबा मिन हवा। इल्ला मा उशरिबा मिन हवा, यानी सिवाय जो उसका नफ्स कहता है, जो उसकी विश कहती है। सब्जेक्टिविटी यानी इंडिविजुअलिज्म और सब्जेक्टिव तो आई रियलिटी एंड थिंक मोरालिटी। दिस इज द प्लान, और इस तरफ ह्यूमैनिटी जा रही है। यानी नो वन नाउ केयर्स कि हु इज इवल, व्हाट इज बैड, और everyone goes after glamour कि नहीं यार, that villain looks so cool, as long as he's cool he can also get away, he or she can get away with their crimes. बल्कि कुछ लोग कहेंगे कि they should not be punished, they have a back story, everyone has a back story, everyone has a trauma. तो ये जो विलन का पूरा नैरेटिव क्रिएट किया जाता है, आई थिंक कि ये भी दिस इज़ टू इंटेलेक्चुअली पैरालाइज अ जनरेशन कि वो इन चीज़ों पे सोचे ही ना, और all they do is they chase the glamour, the trends, the hashtags जो आजकल हो रहा है।
क्या ख्याल है अली आपका? भाई जो आपने बातें की ना पावर डायनामिक्स की बात मैं की, मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मेरे जहन में आ रही थी कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जहाँ पे भी पावर की बात की और ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट में बात की ना, तो हमेशा एक कैरेक्टरिस्टिक उसके साथ अल्लाह ताला ने ज़रूर मेंशन की, जैसे कि वहुवल कवियुल अमीन, कि एक बंदा कवी है, ताकतवर है, लेकिन इसके साथ वो ट्रस्टवर्दी और रिलायबल भी है, ठीक है ना, क्रेडिबल भी है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने वहुवल यानी मुख्तलिफ़ कवी के साथ अल्लाह ताला ने यानी मुख्तलिफ़ कैरेक्टरिस्टिक्स को साथ जोड़ा, इसलिए ताकि कवी की जो, क्योंकि पावर इटसेल्फ और एब्सोल्यूट पावर, ये स्ट्रॉन्ग पावर नेचुरली जो है ना एक बंदे के अंदर करप्शन क्रिएट करती है, एक बंदे को एक्सप्लॉइटेशन की एक तरफ लेके जाती है। तो अल्लाह ताला ने हर जगह पे अंबिया की जहाँ पे सिफ्त की जिक्र किया कि वो लोग स्ट्रॉन्ग थे, पावरफुल थे और उनकी मजबूती की तरफ इशारा किया, वहाँ पे दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी मेंशन की ताकि पता चले कि ये कैरेक्टरिस्टिक जो थी ये बिल्कुल एब्सोल्यूट करप्ट सेंस में नहीं थी, बल्कि एक मॉरल सेंस में थी, एक मॉरल पावर की बात की। अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है इस दौर के अंदर कि जो बंदा पावरफुल है, रिगार्डलेस ऑफ वो पावर उसने किस तरीके से एक्वायर की है, ही इज़ वर्चुअस, ही इज़ समवन टू बी ग्लैमर्ड। यानी फॉर एग्जांपल ऐसा बंदा, अब ये एक मिसाल के तौर पे आजकल ये एक सीज़न निकला हुआ है बड़ा मशहूर, जिसके अंदर एक बंदा होता है, वो ही हैज़ लाइक सुपरमैन पावर, आई थिंक वो तबाही मचाता है और पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम एंड ही बिकम्स, यानी पीपल देन स्टार्ट टू बिकम अफ्रेड ऑफ हिम एंड देन दे स्टार्ट टू ग्लोरीफाई हिम। तो होमलैंडर की मिसाल है, अगर आप इसके मीम्स हाँ, इट हैज़ अ लॉट ऑफ मीम्स, आई नो, मैंने उसको देखा नहीं लेकिन मैंने उसके एक दो क्लिप्स देखे हैं और वो यानी उसके डिस्ट्रक्शन के क्लिप्स देखे हैं। वो नहीं है, वो जो अपना था पैलेस्टीनियन Exactly. जो वो उसने मिसाल दी थी, कहता है कि अमेरिका एक्ट करता है कि वो सुपरमैन है लेकिन असल में वो होमलैंडर है। ठीक है। तो यानी वो डिस्ट्रक्शन और ये यानी एब्सोल्यूट पावर जो है, इस चीज़ को हमारे दीन में उस तरीके से देखें, वो हमारे दीन ने हमेशा जो जस्टिस और क़ुव्वत जो है उसको हमेशा से यानी शरीयत दीन के पास होती है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो सेकेंडरी होती हैं और हमेशा वो इन कंट्रोल सेंस में इस्तेमाल होती है। अच्छा, मैं एक और इंटरेस्टिंग आपको चीज़ बताऊं कि ज़्यादातर एनिमीज़ और ये जितने इवन ये कैरेक्टर्स हैं, अपना डीसी कॉमिक्स हो गए और दूसरा क्या है ये मार्वल्स वगैरह, मार्वल के, तो ये ज़्यादातर जो ना पेगनिस्टिक माइथोलॉजीज़ जो हैं वहाँ से बोरो किए गए, स्पेशली जो ग्रीक सो कॉल्ड गॉड्स या थॉर, ओडिन जो है, ये नॉर्स मिथोलॉजी। और व्हेन यू लुक एट दीज स्टोरीज, सुभान अल्लाह, यानी योर beliefs get so much distorted. You start to think evil about God itself. अल्लाह माफ़ करे कि लोगों के जहन में सवाल आता है कि यार ये इसका तो मतलब कि गॉड भी अनजस्ट है, यानी उसके बेटे लड़ाई कर रहे हैं, वो हमारी तरह का है, उसकी भी वीकनेसेस हैं, और इस पर बहुत टीवी सीरीज़ बना रहे हैं मॉडर्न टच देकर। बड़ी टीवी सीरीज़ हैं जिसमें ये कॉन्सेप्ट्स दिखा रहे हैं। हेडीज़ जो अंडरवर्ल्ड का जो है इनका सो कॉल्ड गॉड है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा, यहाँ तक यानी आप देखें, हम तो विलन्स की बात करें ना कि ये विलन्स को सिंपैथी क्रिएट कर रहे हैं विलन्स के लिए, और उसके पीछे नैरेटिव यूज़ करते हैं कि नहीं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर बैक स्टोरी। यहाँ तक है कि लूसीफर, इब्लीस के ऊपर टीवी सीरीज़ बनी है जिसमें उसको दिखाया गया कि ही ऑल्सो हैज़ अ बैक स्टोरी, ही इज़ ऑल्सो समवन, जिस तरह ज्यादती हुई है, अल्लाह माफ़ करे, उसकी सुननी चाहिए, उसकी स्टोरी तो सुनो। अली भाई, आई एम सॉरी, मैं ज़रा बात कर रहा हूँ, मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग ना पढ़ा था प्लेटो की ना रिपब्लिक के अंदर ना ये डिस्कशन। दरअसल उस वक्त जो ज़माना था ना, बैक इन BC, ठीक है, वहाँ पर सारी ये जूस और इनकी स्टोरियाँ और होमर की पोइम्स बड़ी मशहूर थी, और होमर की पोइम्स और ये जो स्टोरीज थी ना उनकी नॉर्स मिथोलॉजी की, इट वाज फुल ऑफ दीज गॉड्स हु यूज्ड टू फाइट विद ईच अदर, हु यूज्ड टू, और ये बच्चे यही चीज़ें पढ़ते थे, ठीक है। तो वहाँ सोक्रेटिस ने ना ये प्रपोज़ किया कि ये जो स्टोरीज़ हैं ना ये ठीक नहीं है, ना ये कोई मोरल एलिमेंट प्रेजेंट करती है ना ये। उसने कहा कि ये जो स्टोरीज़ हैं हमें अपने बच्चों के लिए दो रिपब्लिक जो बनानी चाहिए। प्लेटो ने दरअसल अपना नैरेटिव उसके अंदर दिया और सोक्रेटिस की ज़बान से दिया कि हमें क्या करना है कि इन बच्चों के लिए एक प्रॉपर स्टोरी, इवन दो एक रियलिज़म होता है, रियलिज़म के अंदर कुछ चीज़ें ये मार दाड़ वगैरह सब कुछ होती है, लेकिन अगर इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एज इज़ इसको यही पढ़ाया जाए, ठीक है, लेकिन बंदों के अंदर एक सेंस ऑफ क्या कहते हैं कि एक इनकरेजमेंट होनी चाहिए टुवर्ड्स गुड, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज़ द रियलिटी। बिल्कुल ठीक है, रियलिटी में तो ये मसले होते हैं, वो भी अंडरस्टैंड दैट, लेकिन लोगों को ये भी समझाना चाहिए कि लेकिन आपने मूव किस तरफ करना है, और उसका वो बच्चों पे जो डीप इम्पैक्ट होता है वो बचपन से ही होता है। और मैं अमेजिंग करता हूँ कि उस वक्त बैक इन लाइक 2-3,000 ईयर्स बैक भी ये सीन चल रहा है कि एक किस्म का हमारी दोबारा से स्टोरीज़ किस तरह की हो गई हैं,
ये जो स्टोरीज़ और नैरेटिव है वो किस तरह की हो गई हैं कि जिस तरह हर किस्म का रियलिज्म है, हर किस्म की, यानी गॉड्स भी हमारी तरह के हैं, ये हैं वो हैं, और जो कुरान की गॉड्स की स्टोरीज़ भी हैं, डिजायर है, जो अल्लाह माफ इस्लाम की करे। स्टोरीज़ हैं, और वो ह्यूमन से बहुत फार लेसर हैं इन टर्म्स ऑफ देयर प्रिंसिपल्स गॉड्स एंड बिट्रे वैल्यूज। करते हैं, हाँ। गॉड्स इनजस्टिस करते हैं ह्यूमैनिटी के साथ, एंड गॉड्स प्ले विद अस। मतलब इस तरह की चीजें, इम्प्लीकेशन यही है ना एवेंजर्स में भी सारी। मेरे ख्याल है रिसेंटली इस तरह का कोई आइडिया तो यूज उन्होंने प्रपोज किया रिपब्लिक के अंदर बकायदा कि टू चेंज दी स्टोरीज टू मॉरल ड्रिवन स्टोरीज, ठीक है, कि बंदा जो है वो एक्ट और अच्छा एक्ट करे, और फिर वो बच्चे, हमारे बच्चे तो कम से कम ये चीज़ सीखें। यानी व्हाट इज द रीजन कि यानी आप साइंस के दौर में रह रहे हो, बट समहाउ यू कीप ब्रिंगिंग दीज ग्रीक कैरेक्टर्स, मतलब सुपरफिशियल कैरेक्टर्स। सोचना चाहिए ना कि व्हाट इज द एजेंडा बिहाइंड दैट। और ऑब्वियसली आपकी बात बिल्कुल सही है कि ना इनमें कोई मॉरल लेसन मिल रहा है, बल्कि chaos है, confusion है। most people will end up deriving कि there is no God, क्योंकि injustice इतना है, और gods को क्या फिक्र हमारी, या God है ही नहीं। मतलब ज़्यादातर बच्चे यही derive कर रहे हैं ना इन चीज़ों से। अभी कुरान मजीद की वायद बड़ी मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट ज़हन में आ रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिदूहु अदुव्वा। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसको दुश्मन बना के रखो। इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनु मिन, यानी उसको हीरो ना बना लो। इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर, वो अपने गिरोह को जहन्नुम की आग की तरफ ले, या अज़ाब की तरफ लेके जा रहा है, सईर के अज़ाब की तरफ बुलाता है, लेके जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्योंकि देखें शैतान क्यों, यानी अल्लाह ताला ने ये बात की क्योंकि शैतान फ़ज़य्यन लहुम शैतानु अमालहुम, तज़यीन करता है, खूबसूरत करता है, ब्यूटीफाई करता है, ग्लैमराइज करता है। हर वो विलन जो किसी न किसी लेवल के ऊपर चीज़ों को ग्लोरीफाई करेगा, ग्लैमराइज करेगा, इसी तरीके से मटेरियल दिखाएगा, वो लोगों की अल्टीमेटली डिज़ायर को, चूँकि वो एक रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमेशा किसी न किसी लेवल पे सिंपैथी अपने लिए ले जाएगा, क्रिएट कर लेगा। सॉरी मुगीरा भी ऐड कर दूं, सूरह फातिर की आयत नंबर 5 है कि इंडीड अल्लाह's promise is true, so let not the chief deceiver deceive you about this world, nor let the chief deceiver deceive you about Allah। ऐसे ही बिल्कुल सुभान ऐसे ही। अल्लाह। तो कहने का मतलब ये शैतान के बारे में अल्लाह ने कहा ना कि अल्टीमेटली वो जो आपकी डिज़ायर्स को, आपकी विश लिस्ट को किसी न किसी लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको नज़र आ रहा है, अल्टीमेटली आपकी इंक्लिनेशन उसकी तरफ हो रही है बिकॉज ऑफ योर पर्सनल रीजंस, अच्छा डिज़ायर्स की वजह से और इस तरीके से। तो हर वो एंटिटी या हर वो पर्सनालिटी जो आपके किसी न किसी लेवल के ऊपर आपके उस सेंस ऑफ यानी प्लेजर को यानी चैलेंज करती है, वो पर्सनालिटी, ठीक है आप उसको मॉरल पर्सनालिटी तो कंसिडर कर सकते हैं टू सर्टन एक्सटेंट, लेकिन कभी भी वो आपकी फेवरेट पर्सनालिटी नहीं बन सकती। और ख़ास तौर पे जहाँ पे पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर मॉरल रिलेटिविज्म आ जाएगा, वहाँ पे तो ये चीज़ें भी एक किस्म की जो है ना विलिफाई होना शुरू हो जाएगी। भाई अब प्रॉफिट्स जो हैं वो अगर किसी चीज़ को गलत कह रहे हैं या वो स्टैंड ले रहे हैं, वो उनका सेंस ऑफ जस्टिस है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो हमारा सेंस ऑफ जस्टिस भी हो। एक पोस्ट मॉडर्न से तो ये सोचेगा ना, तो लेकिन वो कौन सी ऐसी चीज़ है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे और आपको इक्वली अपील करती है? वो हमारे डिज़ायर्स हैं, वो हमारे डिज़ायर्स हैं, वो हमारी पसंद है, हमारी चाहत है। इसी को ही खुदा बनाया ना, यानी पोस्ट मॉडर्निज्म और मॉडर्निज्म के अंदर इंसान को ही खुदा बनाया गया और इंसान की डिज़ायर्स को ही खुदा बनाया गया। तो वो खुदा जो है अल्टीमेटली वो जिस चीज़ की तरफ बुला रहा है, डेफिनेटली वो, इसीलिए लूसीफर भी आपको जो है वो कहते हैं जी, आजकल वो मैं पिछले एक खातून की वीडियो देख रहा था, वो कह रही थी कि लूसीफर इज़ वेरी हैंडसम, ही इज़ वेरी, यानी वो आपने देखा होगा पाकिस्तानी को खातून, यानी दिस इज़ एग्जैक्टली द फिनोमेना दैट वी आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग विद राइट नाउ। मीरा भाई बड़ी ज़बरदस्त आपने ये जो बात की है ना, इसमें ये जो रिलेटिविज्म है ना, इसके पीछे वो आइडिया देते हैं। कहते हैं कि अगर हम ये कहते हैं ना कि तुम्हारा ट्रूथ और मेरा ट्रूथ डिफरेंट है, और ये तो कहते हैं कि इस तरह लोग ज़्यादा टॉलरेंस पैदा होगी, और टॉलरेंस पैदा होगी और लड़ाई कम होगी, ठीक है ना। हाँ, तो वो कहते हैं कि चूँकि हमें टॉलरेंस वाला कल्चर चाहिए, लेकिन अगर आप रियलिटी को देखें बिल्कुल डिफरेंट है। इस वक्त जो वॉरफेयर और लड़ाइयाँ, और सबसे ज़्यादा, हाँ, और सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ और कत्लो गारत जो है वो आजकल के कल्चर में हो रहा है, ठीक है। और इसी के ऊपर लेके बैठे हुए। अली भाई सॉरी, मैं एक स्टोरी में ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रीट दावा के दौरान हुई थी मेरे साथ, और ये मुगीरा भाई की जो बात है ना, उससे मुझे आया था कि जी शैतान को शैतान करके दिखाना क्यों इम्पॉर्टेंट है। अब वो मेरे वो मूवीज़ का स्टूडेंट था, मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले रहा, तो उन्होंने कहा कि यार मैं बिलीव करता हूँ कि रियल स्टोरीज़ हमें सुनानी चाहिए, दिखानी चाहिए। और जैसे उन्होंने कहा कि मैंने मिसाल के तौर पर कैसे, उन्होंने कहा देखें आप ज़रा ख्वाजा सरा की लाइफ में जाएंगे तो उसकी स्टोरी देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि ही इज़ डूइंग दिस इन दैट, तो वो क्यों कर रहा है आपको समझ आएगी क्यों है। तो ये रियलिटी को दिखाना ना बहुत बड़ी आर्ट फॉर्म है। ऐसे ही तो मैंने कहा यार, मूवी आई थी उसके कॉन्टेक्स्ट में मुझे याद है। हाँ, तो मैंने उन्हें कहा कि यार तुम क्यों इसमें, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुमने बहुत अच्छा उसकी बैक स्टोरीज दिखा दी, और आ जाके वो जो
ये जो तुमने क्या जस्टिफाई कर दिया, तुमने जस्टिफाई किया है कि वो जो नाच गाना करता है, वो जो सेक्स वर्क करता है, वो कहता है उसके पीछे बड़ी ट्रैजिक स्टोरी है, उसके पास कोई चारा ही नहीं था सेक्स वर्क करने का। मैंने कहा क्यों ना तुम कॉन्ट्रास्ट दिखाओ कि ये मजदूर भी बैठा है उसी मजलूम हालत में वो बैठा है, उसको पता नहीं किस पागल कुत्ते ने काटा है कि जो मेहनत कशी करके वो करके उसने उस हराम मीन्स की तरफ गया नहीं, आपके ठीक है ना, वो क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि वो डेली हमारी डेली स्टोरीज हैं कि जिसमें एक मेहनत कश इंसान जो है वो मतलब उसी ट्रेजेडी से बल्कि उससे वर्स्ट कंडीशन से गुजरता है, उसके बावजूद जो है वो क्या करता है, वो कमाता है, उसे हलाल कमाता है और अपना मतलब दिन पूरा लगाता है। अली भाई सेम अगर हम मुसलमानों के पर्सपेक्टिव से, इस्लाम के पर्सपेक्टिव से भी देखें ना, किसी भी शख्स की कोई ट्रेजेडी जो उसके साथ हुई है बचपन में या किसी भी लेवल पे, वो किसी मॉरल एक्शन को जो है ना वो इमोरल नहीं बना सकती, वो किसी इमोरल एक्शन को मॉरल नहीं बना सकती। एक्शन नो मैटर व्हाट, इमोरल एक एक्शन बंदा इज अगर इमोरल। किसी एक खातून अगर किसी वजह से एक लड़का या कोई बच्चा किसी एक गलत काम में पड़ गया है, हाँ हम उसके साथ सिंपथाइज इसलिए करेंगे क्योंकि उस बेचारे को ये सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़े, उसके एक्शन के साथ कभी भी हम सिंपथाइज नहीं कर सकते, वो एक्शन गलत है क्योंकि उस एक्शन की वजह से माशरे के अंदर करप्शन हो रही है, उस एक्शन की वजह से उसकी अपनी ज़ात तबाह हो रही है, उसकी वजह से अल्लाह ताला का निज़ाम धर्म भरम हो रहा है, सारी चीज़ें ये मैटर करती हैं। और हमारी सिंपथी किस तरह एक्सप्रेस होगी, वो सिंपथी इस तरह नहीं कि हम उसके एक्शन को जस्टिफाई करें, हमारी सिंपथी होगी हम उसका हाथ पकड़ें, उसको उस गन से निकालें और उसको अच्छाई चीज़ की तरफ लेके जाएं। दिस इज़ आवर सिंपथी व्हाइल एट द सेम टाइम एक्नॉलेजिंग द फैक्ट दैट दिस एक्शन इज़ रॉन्ग। लेकिन उल्टा ये क्या करते हैं, ये उन एक्शंस को जो है ना वो यानी उनके अब मोरालिटी को मडी औरत कर मार्च देंगे। में ख्वाजा सिरा के वो सारे काम जो वो करते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं, वो कहते हैं देखने वो डांस कर रहे हैं, नाच रही हैं और उसको वो अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। यानी इसी को अगर आप ले जाए, एक्शन जिनको कंडेम किया गया है उनको वो दिखा रहे एक होते बंदे हैं। के साथ जुल्म हुआ, उसने कत्ल करना शुरू कर दिया, अब आप मुझे बताएं कि क्या कभी इसको जस्टिफाई करेंगे कि जी हाँ जी इसका नहीं, कत्ल मैं करना अब चाहिए, एक अब हम भी कत्ल करके मैं दिखाएं। अब एक रैली निकालूं, उसमें हाँ। मैं थिएट्रिक एक परफॉर्मेंस दूं, मैं लोगों को कत्ल कर रहा हूं और ये प्रमोट करूं कि ये कत्ल बहुत अच्छा काम है। जस्टिस था। हाँ, और उसके पीछे मेरी पूरी एक बैक स्टोरी है कि मैंने लोगों को कत्ल क्यों करना शुरू किया। अब वो ये बल्कि जो कत्ल करने वाले हैं उनको अमेरिका में तो ग्लोरीफाई किया जाता है यार, अच्छा। वो जो शूट कोई कई शूटर्स हैं जिनके फैन पेजेस बने हुए हैं, ना कर। ठीक है ना, हाँ